वेलकम एवरीवन। आज के हम इस क्लास में पढ़ने जा रहे हैं सेल बायोलॉजी के बारे में। तो सेल बायोलॉजी में सबसे पहले जो हम यहाँ पे क्लासिफिकेशन देख लेंगे, तो क्लासिफिकेशन शुरू होती है जरा सेल ऑर्गेनेली से। सेल ऑर्गेनेली तीन तरह की होंगी, सिंगल मेम्ब्रेन, डबल मेम्ब्रेन और मेम्ब्रेनलेस। ओके, सिंगल मेम्ब्रेन में आती है आरईआर, एससीआर, गोल्गी बॉडीज, लाइसोसोम, पेरोक्सिसोम और वैक्यूल्स। और डबल मेम्ब्रेन में आएंगी माइटोकॉन्ड्रिया, न्यूक्लियस और क्लोरोप्लास्ट। बेसिकली ये तीन ही आएंगी। इसमें माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट मेन है, मेन इन द सेंस की वो प्रोकैरियोटिक ओरिजिन के हैं और यूकैरियोट में आके बस रहे हैं, मतलब रह रहे हैं। ओके, तो मेम्ब्रेनलेस में राइबोसोम्स आ जाएंगे, हमारे सेंट्रियोल, सेंट्रोसोम्स वगैरह आ जाएंगे। ठीक है, तो सेल की अगर हम बात कर रहे हैं तो बिना सेल थ्योरी के तो वो नहीं हो सकती। सबसे पहले हम बात करेंगे सेल थ्योरी की ही। तो सेल थ्योरी वाज प्रपोज्ड बाय शिल्डन एंड स्वान इन 1838 एंड 39 रिस्पेक्टिवली। अलग अलग उन्होंने डिस्कवरी की थी, जिसमें पहला पॉइंट जो उनकी डिस्कवरीज के बाद कंबाइन करके आया था कि ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर मेड अप ऑफ सेल। ओके, और सेकंड पॉइंट था कि सम टोटल ऑफ एक्टिविटीज कैरिड आउट बाय ऑल द सेल्स इज इक्विवेलेंट टू द एक्टिविटीज कैरिड आउट बाय द ऑर्गेनिज्म, है ना। इसके बाद रूडोल्फ विर्चोजीन आए थे इसी पिक्चर में, जिन्होंने 1855 में ये थ्योरी दी थी कि ऑल सेल्स अराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल। वही हमारी ओमनी सेलुलर ई सेलुलर वाली थ्योरी। पर ये जो सेल थ्योरी के तीन पॉइंट्स हैं, इनके अगेंस्ट जो एक्सेप्शंस हैं वो ये है वायरस, प्रियॉन्स, वायरॉइड, वायरसॉइड, सीव ट्यूब्स एंड ह्यूमन आरबीसी। ह्यूमन आरबीसी न्यूक्लियस के बिना रह रही है, फिर भी एक सेल की तरह एक्ट करती है। सीव ट्यूब भी वैसे ही है, बिना न्यूक्लियस के कंपेनियन सेल्स इनकी हेल्प करेंगे। वायरसॉइड सैटेलाइट आरएनएस होते हैं, जैसे हेपेटाइटिस बी वायरस, जो सॉरी डी वायरस, ये सैटेलाइट डीएनए है जो किसी और वायरस के साथ मिलके उसके इफेक्ट को एनहेंस करेंगे और डिजीज को भी एनहेंस कर देंगे। उसके बाद वायरसॉइड्स प्रायॉन्स प्रोटीन्स होते हैं। वायरसॉइड्स निकड कोवेलेंटली क्लोज सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनएस होते हैं। और वायरसेस आपको पता है कि लिविंग और नॉन लिविंग के बीच की एक बॉर्डर लाइन है। ओके, अब इसके बाद मैं आपको थोड़ा सा पेप्टिडोग्लाइकन के बारे में बताना चाहूंगा। पेप्टिडोग्लाइकन प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट से बनी है। डी फॉर्म ऑफ प्रोटीन इसमें पाए जाते हैं। नैम नैग वगैरह यहाँ पे मिलते हैं, 1,4 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड वगैरह, मतलब आपको ये सब पता ही होगा एक्चुअली। बीटा लैक्टम ट्रांसपेप्टिडेज पे एक्ट करता है और लाइसोजाइम अटैक 1 बीटा 1,4 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड, पीपीएल वगैरह। आर्के बैक्टीरिया में सूडोम्यूरिन, फंगाई में काइटिन, प्लांट्स में सेलुलोज, हेमिसेलुलोज और पैक्टिन। ये सब लेयर्स की सेल वॉल देखने के लिए मिल जाती है। अब आप पूछेंगे कि मैंने ये सब क्यों बताया। एक्चुअली सेल वॉल का कॉन्सेप्ट है, तो हम सेल मेम्ब्रेन की बात करेंगे। सेल वॉल एक मैं आपको बता दूं, एक मिनट ड्रॉ करके दिखा देता हूँ। सपोज ये हमारा कोई सेल है। ओके, तो अगर ये जो ये वाली लेयर है, अगर हम इसी लेयर को प्लाज्मा मेम्ब्रेन बोलेंगे, ये जो ये अंदर अंदर वाली है, इसको अगर हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन बोलेंगे, तो सेल वॉल इसके बाहर एक और लेयर होगी, इसको हम सेल वॉल कहेंगे। ठीक है, तो ये लेयर क्या करती है, एक्स्ट्रा प्रोटेक्शन वगैरह कवर करती है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे प्लाज्मा मेम्ब्रेन की। स्ट्रक्चर देख लीजिए आप, कुछ ऐसा स्ट्रक्चर होगा। ये फॉस्फोलिपिड बाय लेयर होती है, मतलब बाहर की तरफ आउटर लीफलेट, ये जो ऊपर ऊपर की तरफ को मैंने उधर की तरफ को बताया है आउटर लीफलेट, और इसको कहेंगे इनर लीफलेट। इसके अंदर तीन तरह के प्रोटीन्स मौजूद हो सकते हैं। वो है इंटीग्रल मेम्ब्रेन प्रोटीन, जो पास करता है दोनों लीफलेट को। इंटीग्रल मेम्ब्रेन प्रोटीन ये अल्फा हेलिक्स और एम्फीपैथिक दोनों हो सकते हैं। इसका कुछ मतलब पार्ट्स एम्फीपैथिक, मतलब एम्फीपैथिक आपको पता है ना, हाइड्रोफोबिक हाइड्रोफिलिक दोनों, और अल्फा हेलिक्स से भी मिलके बने हो सकते हैं, कुछ प्रोटीन से भी बने हो सकते हैं। ठीक है, तो ट्रांस मेम्ब्रेन प्रोटीन भी इन्हें कहा जाता है। उसके बाद आते हैं पेरिफेरल या फिर एक्सटर्नल प्रोटीन। एक्सटर्नल प्रोटीन आप देख सकते हैं, या तो इनर लीफलेट या आउटर लीफलेट, दोनों में से किसी तरफ भी हो सकते हैं। फिर उसके बाद आता है लिपिड एंकर्ड प्रोटीन। ये कोवेलेंटली लिंक्ड होते हैं, जो बाकी दो थे ये नॉन कोवेलेंटली लिंक्ड थे। ओके, इसके बाद थोड़ी सी हम बात करेंगे लिपिड राफ्ट्स की, है ना। अब लिपिड राफ्ट के केस में क्या है कि ये जो एरिया होता है वो स्फिंगोलिपिड्स और कोलेस्ट्रॉल से मिलके बना होता है। ओके, तो जैसे ये हमारी सेल वॉल, सॉरी प्लाज्मा मेम्ब्रेन थी, आप वैसा ही समझ लीजिए। बस इस केस में क्या होगा, ये जो मैंने यहाँ पे लिपिड बायलेयर बनाई है, ये लिपिड होगी स्फिंगोलिपिड की। ठीक है, और इस स्फिंगोलिपिड के बीच बीच में ऐसे ऐसे कोलेस्ट्रॉल कोलेस्ट्रॉल करके पैक पैक होंगे, कोलेस्ट्रॉल। ठीक है, अब यही कोलेस्ट्रॉल जो है ना, दिस कोलेस्ट्रॉल इज फाउंड मेनली इन एनिमल्स। तो ये क्या करते हैं, ये स्फिंगोलिपिड्स और कोलेस्ट्रॉल मिलके एक लिपिड राफ्ट बना देते हैं। अब इस लिपिड राफ्ट का क्या काम है, ये लिपिड राफ्ट जो है, एक तो ये हम जब कोई भी स्टडी करेंगे किसी भी लैब वगैरह से, तो उस केस में क्या होगा कि ये लिपिड राफ्ट ही हमारे काम आएगी कि यहाँ पे हम अपने प्रोटीन्स वगैरह को टारगेट कर सकते हैं। और सपोज अगर ये इसी मतलब प्लाज्मा मेम्ब्रेन में एक जगह लिपिड राफ्ट होगी, सपोज
अभी के लिए मैं सपोज कर लेता हूँ कि ये एरिया भी लिपिड राफ्ट का है और ये येलो एरिया भी लिपिड राफ्ट का है, तो इसके बीच में जो प्रोटीन होगा वो इसी के बीच में रहेगा, कहीं और मूव करके नहीं जाएगा। मतलब ऐसे ही अलग अलग फंक्शन इस लिपिड राफ्ट के हो सकते हैं। इसके बाद हम बात करेंगे जेल टू सोल ट्रांसफॉर्मेशन की। अब देखिए जो जेल फॉर्म होती है इसे आप कंसिडर कर लिए टुवर्ड सॉलिड, टुवर्ड सॉलिड। और ये जो सोल फॉर्म है ये सॉल्यूशन फॉर्म है, तो मतलब ये लिक्विड की तरफ थोड़ी ज्यादा जाएगी। ओके, तो इसी के बेस पे हम क्या करते हैं कि जो हमारी प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है उसे एक सेंटर जैसी स्टेज में रहना होता है, ना उसे ज्यादा लिक्विड होना होता है ना ज्यादा सॉलिड होना होता है। इसके चक्कर में वो क्या करती है, एक आप कह सकते हैं एक मीजो फॉर्म उसमें रहती है, ना ज्यादा सोल फॉर्म ना ज्यादा जेल फॉर्म। तो उसके लिए एक कॉन्सेप्ट होता है टीएम का, जिसे हम कहते हैं मेल्टिंग टेम्परेचर, अ टेम्परेचर एट विच प्लाज्मा मेम्ब्रेन एग्जिस्ट इन 50% जेल एंड 50% सोल स्टेट। ठीक है, और ये जो टीएम मतलब मेल्टिंग टेम्परेचर है ये दो फैक्टर्स पे डिपेंड करेगा, एक है लेंथ ऑफ फैटी एसिड चेन और दूसरा है अनसैचुरेशन। अभी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है लेंथ ऑफ फैटी एसिड चेन के और इनवर्सली प्रोपोर्शनल है अनसैचुरेशन के। और अनसैचुरेशन आप माने ना माने इस पे ज्यादा इफेक्ट डालेगी। मतलब सपोज मैं आपको कह देता हूँ कि लॉन्ग चेन फैटी एसिड बोला मैंने, 1 2 3 4, अभी के लिए ये 5, चलो 5 चेन मैंने ये बना दी 1 2 3 4 5। ठीक है, अब मैंने कहा कि चलो इसको मैं 6 बना देता हूँ, यहाँ पे 6 है और यहाँ पे 5 ही है, 5 कार्बन। ठीक है, अब इसमें एक डबल बॉन्ड लगा दिया पर इसमें सब सिंगल बॉन्ड है, हालांकि इसकी लेंथ ज्यादा है पर इसमें एक अनसैचुरेशन होने की वजह से टीएम पे ज्यादा असर पड़ेगा। तो मतलब एक अनसैचुरेशन बढ़ गई तो टीएम कम हो जाएगा। ठीक है, अब फंक्शंस ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन की हम बात कर लेंगे क्योंकि सीयूईटी में आ सकता है। ऑफ कोर्स इज अ सेमी या फिर सिलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन होती है। इट सेपरेट एक्स्ट्रा सेलुलर एंड इंटर सेलुलर एनवायरनमेंट। ठीक है, बाहर के कंटेंट को बाहर और अंदर के कंटेंट को अंदर रखेगी, तो ऑर्गेनिज्म को ओवरऑल प्रोटेक्शन भी प्रोवाइड करेगी। इट अलाउज द एक्सचेंज बिटवीन एनवायरनमेंट एंड सेल, मतलब ट्रांसपोर्ट का फंक्शन भी होता है। जो मैंने आपको प्रोटीन बताया वो ट्रांसपोर्ट प्रोटीन थे एक तरह के, वही इंटीग्रल मेम्ब्रेन प्रोटीन, फिर ये अपने लिपिड एंकर्ड वगैरह और पेरिफेरल प्रोटीन। ठीक है, ये सब ट्रांसपोर्ट में हेल्प कर सकते हैं। फिर इसके बाद आता है कि हेल्प्स इन सेल टू सेल कम्युनिकेशन। अब एक सेल दूसरे सेल से जुड़ा होगा तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन कांटेक्ट में आएंगी, इसलिए ये सेल टू सेल एक्सचेंज भी कर सकती हैं। एंड दे कंटेन रिसेप्टर्स एंड प्रोटीन्स एटसेट्रा, बस ये आप समझ गए होंगे। ठीक है, तो अब ट्रांसपोर्ट की बात हम सीधे सीधे करेंगे यहाँ पे बिना टाइम वेस्ट किए। तो ट्रांसपोर्ट में क्या होगा कि ट्रांसपोर्ट दो तरह से होगा, एक होगा पैसिव और एक होगा एक्टिव। ओके, अब एक्टिव, एक मिनट में, एक्टिव ट्रांसपोर्ट जो है हमारा उसमें डेल्टा जी जो है ये है चेंज इन गिब्स एनर्जी, डेल्टा जी पॉजिटिव होगा। तो ये जो रिएक्शंस एक्टिव में होंगी ये आप कह सकते हैं नॉन स्पॉन्टेनियस होंगी, नॉन स्पॉन्टेनियस। ओके, तो ये नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शंस का मतलब ये है कि ये रिएक्शंस अपने आप नहीं होंगी या ये प्रोसेस अपने आप नहीं चलेगी। पर जबकि जो हमारे पास पैसिव है, पैसिव वो अपने आप चलेंगे क्योंकि उसका डेल्टा जी ऑलरेडी नेगेटिव है। ठीक है, तो उसके होने की वजह से सिंपल डिफ्यूजन, फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन और ऑस्मोसिस जैसी प्रोसेस इसमें पैसिव में आती हैं। जबकि एक्टिव डिफ्यूजन में क्या होता है, ट्रांसपोर्ट अगेंस्ट कंसंट्रेशन ग्रेडियंट होता है, तो आपको पता है ये फिजिबल नहीं होती, मतलब अपने आप नहीं होती, इसीलिए यहाँ पे हमें जरूरत पड़ती है एटीपी, तभी इसे एक्टिव ट्रांसपोर्ट कहा जाता है, क्योंकि एक्टिवली जब उसको एनर्जी मिलती है तभी वो अपना काम कर सकता है। ठीक है, अब जैसे पैसिव में ये तीन थे, फर्स्ट सिंपल डिवीजन, सेकंड फैसिलिटेटेड डिवीजन और थर्ड डिफ्यूजन, थर्ड ऑस्मोसिस। और वैसे ही इसमें आएंगे, फर्स्ट इज एक्टिव ट्रांसपोर्ट, सेकंड इज सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट, प्राइमरी एक्टिव एंड सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट। ठीक है, तो ओके, फेवर ऑफ कंसंट्रेशन ग्रेडियंट ये आप समझ गए, इसमें पैसिव में नो एनर्जी इज रिक्वायर्ड। ओके, तो यहाँ पे मैंने वो कॉन्सेप्ट लिखा है, एक्चुअली मैंने ये थोड़ा सा एक्सप्लेन किया था पर इसकी आपको एक्चुअली जरूरत नहीं। फॉर्मूला ये होता है कि डेल्टा जी इज इक्वल टू डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस। ठीक है, अब इसी फॉर्मूला को अगर हम यहाँ पे लगाएंगे तो आप इसमें देख सकते हैं जो एस है वो एंट्रोपी को रिप्रेजेंट करता है, विच इज स्टेट ऑफ रैंडमनेस। कि मतलब अगर हमारे पास एक मॉलिक्यूल है, सपोज मेरे पास एक ग्लास है, उसके अंदर मैं कुछ 3 मॉलिक्यूल्स गैस के रख लेता हूँ, तो वो गैस के मॉलिक्यूल्स अपनी एक्टिविटी शो करेंगे, जिससे वो मतलब रैंडमनेस, स्टेट ऑफ रैंडमनेस में जाना चाहेंगे, मतलब वो और खुलना चाहेंगे। जैसे आदमी भी बंद ठीक नहीं होता, वैसे मॉलिक्यूल्स भी अपने आप को रैंडम रखना चाहते हैं। ठीक है, अब फिर दूसरी बात आती है एंथैल्पी की। ठीक है, जिसे हम एच से रिप्रेजेंट करते हैं, एंथैल्पी। ठीक है, अब एंथैल्पी इज थर्म मतलब थर्मोडायनेमिक क्वांटिटी इज इक्विवेलेंट टू द टोटल हीट कंटेंट ऑफ द सिस्टम। सपोज हमारे पास ये क्लोज्ड सिस्टम है, इसमें मैंने कोई मॉलिक्यूल m करके एक मॉलिक्यूल रखा है, तो ये m कितनी हीट को जनरेट कर सकता है, हीट,
या फिर कितनी हीट को ऑब्जॉर्व कर सकता है, वो एंथैल्पी से हमें पता चलेगा। ठीक है, सबसे पहले हम बात करेंगे सिंपल डिफ्यूजन की। हम क्लासिफिकेशन अब शुरू कर चुके हैं। तो सिंपल डिफ्यूजन में ऐसा होता है कि O2 CO2 वगैरह एक्सचेंज कर सकते हैं सेल मेम्ब्रेन इजीली एक दूसरे के साथ, क्योंकि गैसेस फॉर्म में है। उसी के साथ नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स भी हो जाते हैं पास, और स्मॉल पोलर मॉलिक्यूल्स लाइक H2O, यूरिया, इथेनॉल वगैरह भी पास हो सकते हैं। H2O के लिए एक्वापोरिन्स भी होते हैं, एक्वापोरिन्स। ये स्पेशल आप कह सकते हैं एरियाज होते हैं जहां से वाटर मॉलिक्यूल पास हो सकता है। अब सिंपल डिफ्यूजन से वैसे तो बाकी सब पास हो गए, पर आपने यहाँ देखा कि लार्ज पोलर मॉलिक्यूल्स पे मैंने एक क्रॉस मारा है, मतलब ये पास नहीं होंगे। अब आप पूछेंगे कैसे पास होंगे, तो लार्ज पोलर मॉलिक्यूल्स जो यहाँ से पास नहीं हुए वो होंगे फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन से पास। और फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन फर्स्ट पार्ट कंटेन करेगा आयन चैनल्स, और दूसरा पार्ट कंटेन करेगा कैरियर प्रोटीन्स। अब आयन चैनल्स में क्या होता है कि इसमें कोई कंफर्मेशन चेंज नहीं होती, ये चार्ज्ड आयंस को अपने साथ पास करेगा। ठीक है, और दूसरा आता है हमारे पास कैरियर प्रोटीन। तो कैरियर प्रोटीन वो प्रोटीन होते हैं जिनमें चेंजेस होते हैं। सपोज मैं ये अब प्लाज्मा मेम्ब्रेन बना रहा हूं, ये मेरा फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन के लिए यहाँ पे चैनल यहाँ पे प्रेजेंट है। ठीक है, जो ये हमारे पास बी पार्ट है उसके ऊपर क्या होगा, आप कह सकते हैं एक गेट जैसा लगा होगा। ठीक है, ओ सॉरी इसमें नहीं, कैरियर प्रोटीन मैंने थोड़ा सा डायग्राम गलत बना दिया, मैं इसको इंप्रूव कर देता हूँ। सपोज ये है मेरा मॉलिक्यूल, ओके। तो अब ये आया मेरा मॉलिक्यूल और ये इस पे जाके बैठ गया। अब ये क्या करेगा, ये अपनी शेप को चेंज करेगा और ऐसे अंदर जाएगा। तो ऐसे करके ये मॉलिक्यूल फिर अंदर को एंट्री ले लेगा, एंट्री। ठीक है, ये होता है इसमें कन्फर्मेशनल चेंज। ठीक है, और ये अलग अलग तरह का, जैसे GLUT1 2 3 4 5, इसके आप देख सकते हैं GLUT1 ऑलमोस्ट सारे सेल्स में प्रेजेंट होता है, आरबीसी में होगा ही होगा। GLUT2 प्रेजेंट होगा लीवर में, 3 प्रेजेंट होगा नर्व सेल ब्रेन सेल में, 4 प्रेजेंट होगा स्केलेटल मसल कार्डियक मसल एडिपोज टिश्यू में, और 5 प्रेजेंट होगा इंटेस्टाइन में। ठीक है, अब ये भी हो गया। अच्छा हाँ, इसमें मैं आपको एक और बता दूं कि ये जो हमारे आयन चैनल्स होते हैं ये भी तरह, मतलब एक फ्री आयन चैनल्स होंगे, फ्री, और एक होंगे गेटेड आयन चैनल्स। ठीक है, ऐसे लिख देता हूं अभी। ये देखो गेटेड नॉन गेटेड, ये फ्री को नॉन गेटेड कहेंगे। ठीक है, नॉन गेटेड, ओके। तो नॉन गेटेड जो होंगे वो हमेशा ओपन रहेंगे, और जो गेटेड होंगे, जैसे मैंने आपको पहले गलती से जो डायग्राम बता दिया था वो इसमें आएगा। जैसे ये रहा मेरे पास आयन चैनल, और ये रहे गेटेड आयन चैनल, इस पे ये गेट लगा होगा, कोई ना कोई रिसेप्टर होगा जो इसके मतलब इसमें हेल्प करेगा। जैसे सपोज कोई वोल्टेज लीगेंड मैंने यहाँ लिखे होंगे, देखो लीगेंड वोल्टेज, कोई मैकेनिकल गेटेड चैनल्स होंगे। ठीक है, अब इसके बाद हम थर्ड जो बात करेंगे वो करेंगे हम ऑस्मोसिस के बारे में बात। ऑस्मोसिस इज द मूवमेंट ऑफ वाटर फ्रॉम इट्स हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन। ठीक है, तो अब देखो मैं आपको एक्सप्लेन कर दूं इसमें। सपोज ये है हमारे पास एक कंटेनर, उसके अंदर हमने डाला है सेल। अब हमें इसमें जो चीज देखनी है वो देखनी है कि सॉल्यूट जो है ना, आपको पता है सॉल्यूशन इज इक्वल टू सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट, है ना। अब सॉल्वेंट मैक्सिमम केस में H2O ही होगा। सॉल्यूट जो कम क्वांटिटी में है वो आपको दोनों में कंपेयर करना पड़ेगा, इसमें भी इसमें भी। अब जिसमें सॉल्यूट कम है, सपोज इसमें 3 पार्टिकल सॉल्यूट के हैं और अंदर बहुत सारे पार्टिकल्स हैं, तो जो H2O की मूवमेंट होगी वो अंदर की तरफ को होगी। तो इस केस में ये जो सॉल्यूशन हमारे पास हुआ ये हुआ हाइपोटोनिक, हाइपोटोनिक। ठीक है, अब देखो यहाँ पे जब ये हाइपोटोनिक सॉल्यूशन हुआ, मतलब बाहर सॉल्यूट कम है और अंदर सॉल्यूट ज्यादा है, तो H2O की मूवमेंट अंदर अंदर की तरफ को होगी। तो इसको हम एंडोऑस्मोसिस कहेंगे। और इसमें क्या होता है कि सेल टर्जिड हो जाता है। टर्जिड मतलब वो स्वेल कर जाएगा, स्वेल कर जाएगा, और बहुत सारे केस में बर्स्ट भी हो सकता है, मतलब फूट जाएगा एक तरह से। ठीक है, और दूसरा है आइसोटोनिक इक्विलिब्रियम, मतलब बाहर और अंदर के सॉल्यूट इक्विलिब्रियम में है, तो जो वाटर होगा वो अंदर बाहर इजीली इक्विलिब्रियम में पास करता रहेगा। और थर्ड है हाइपरटोनिक। अब इस कंडीशन में क्या है, बाहर की तरफ सॉल्यूट बहुत ज्यादा है, तो H2O की जो मूवमेंट होगी वो अंदर से बाहर की तरफ होगी। ठीक है, अब एक्सोऑस्मोसिस का केस है, ओके। इसमें या तो सेल श्रिंक कर जाएगा अगर वो एनिमल सेल है, और अगर वो प्लांट सेल है तो प्लांट सेल में आपको पता है ये सेल वॉल है। ठीक है, तो अब इसमें क्या करेगा कि सेल वॉल, ये रहे सेल मेम्ब्रेन, ये सारा स्ट्रक्चर यहाँ पे जाके ऐसे ऐसे श्रिंक हो जाएगा। इसी को हम प्लाज्मोलाइसिस भी कहते हैं। ठीक है, अब ये इसी के साथ हमारा खत्म होता है नॉर्मल ट्रांसपोर्ट, जिसे हम पैसिव ट्रांसपोर्ट भी कहते हैं। हम एक्टिव ट्रांसपोर्ट की बात कर ले। प्राइमरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट में पंप काम करता है, पी टाइप, एफ टाइप, वी टाइप और एबीसी ट्रांसपोर्टर पंप। ठीक है, तो इसमें मैंने एग्जांपल लिखे हैं जैसे सोडियम पोटेशियम पंप, पोटेशियम प्रोटॉन पंप, कैल्शियम और प्रोटॉन पंप। ठीक है, फिर एफ टाइप में एफ
F0 F1 पंप ये ETC चेन पे आपको माइटोकॉन्ड्रिया के सरफेस पे दिखेगा, जिसे मैं हमेशा मटके की तरह बनाऊंगा, याद रखना। फिर यहाँ से ATP प्रोसेस होता है, बनता भी है और उल्टी डायरेक्शन में भी चलता है। V टाइप पंप टोनोप्लास्ट, टोनोप्लास्ट मतलब वैक्यूल की प्लाज्मा मेम्ब्रेन, और लाइसोसोम, एंडोसोम, पेरोक्सिसोम इन पे मिलेगा। ABC ट्रांसपोर्टर मिलेगा ड्रग रेजिस्टेंट कैंसर सेल्स में, ठीक है, और CFTR रिसेप्टर्स वगैरह के केस में भी मिल जाएगा। सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट डिपेंड्स ऑन प्राइमरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट, डिपेंड्स ऑन प्राइमरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट, ठीक है। तो अब इसमें क्या होता है, सिम्पोर्ट, एंटीपोर्ट और यूनिपोर्ट होता है। मतलब ये है हमारे पास कोई प्लाज्मा मेम्ब्रेन, जिस डायरेक्शन में प्राइमरी हो रहा हो उसी डायरेक्शन में सेकेंडरी हो तो उसे सिम्पोर्ट कहते हैं। एंटीपोर्ट हो गया जब ये उल्टी डायरेक्शन में, एक इस तरफ एक इस तरफ। और यूनिपोर्ट सिर्फ एक ही मॉलिक्यूल का ट्रांसपोर्ट हो, ठीक है। ये यूनिपोर्ट वाला थोड़ा आप कह सकते हैं स्पेशल केस है, ये स्टमक्स में देखने को मिल सकता है, स्टमक, ठीक है। तो इसी के साथ हमारा पहला टॉपिक जो था हमारा ट्रांसपोर्ट अक्रॉस प्लाज्मा मेम्ब्रेन वो खत्म होता है। मिलते रहेंगे, थैंक यू वेरी मच।